तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अनवर सर व्लॉग में। तो दोस्तों, मिशन 2020 के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने उनको बता दिया था कि मैं आप लोगों का फुल रिवीजन कराऊंगा, मैंने जो जो आपको पढ़ाया है। तो आज मैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। इससे पहले मैंने आपके प्रजामंडल आंदोलन क्लियर करवा दिए और आज इस टॉपिक में 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन और एकीकरण, ये सारे के सारे टॉपिक आज पूरे कवर कर देंगे। तो दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट मिशन 2020 कोचिंग के हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपना नाम कमेंट में लिख दें और बताएं आपने पूरा वीडियो देखा या नहीं, ठीक है। और मुझे लास्ट में आप व्हाट्सएप पे बताना कि वीडियो कैसी थी, ओके। कमेंट में भी बताना वीडियो कैसी थी, और यदि कुछ समझ में ना आए तो एक बार फिर से पूछ लेना, ओके। लेकिन अपना नाम ज़रूर कमेंट में लिखना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप हाँ मेरी वीडियो देखते हो और तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, इसमें मैं सिर्फ मुख्य मुख्य चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका पूरा कवर हो जाएगा। आपको इतना सा याद रखना है, 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ओके। उसके बाद राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उसके अलावा याद रख सके तो रख लेना, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल व रोटी था, ओके। तीन चीजें, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी, राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसके अलावा 1857 की क्रांति जो आपके कारण क्या है, तो संधियां। अगर राजस्थान के राजा महाराजा, ठीक है, रजवाड़े अंग्रेजों के साथ संधि नहीं करते तो क्रांति ही नहीं होती, सीधी सी बात है। तो सबसे पहली रियासत, सबसे पहले दो संधियां, एक तो सहायक संधि, आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां। सहायक संधियों पर प्रथम रियासत थी हस्ताक्षर करने वाली, वो थी दोस्तों आपके भरतपुर 1803 में, और दूसरी रियासत थी अलवर नवंबर 1803 में, ओके। और सहायक संधियों के समय पर जो आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली थे। आप लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद मत रख लेना दोस्तों, वो 1857 की क्रांति के समय, ये 1803 के समय की बात है। 1803 के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद बात की जाए दोस्तों आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां, उस समय पर प्रथम रियासत जो संधि करने वाली थी वो करौली थी नवंबर 1817 में, और अंतिम रियासत थी दोस्तों सिरोही, ठीक है, 1823 में। कब? 1823 में। ये दो तथ्य याद रखना है। प्रश्न बन जाए आप लोगों के कि 1817 में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। और राजस्थान के साथ, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल खुद तो संधि नहीं करेगा ना, वो किसी ना किसी को भेजेगा। तो दिल्ली का एक रेजिडेंट था दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने राजस्थान के साथ संधिया, राजस्थान के राजा महाराजाओं के साथ क्या की है, संधिया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, कि राजस्थान के राजाओं के साथ संधि करने वाला अंग्रेज कौन था अधिकारी, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स तो गवर्नर जनरल, ये नहीं आएगा तो कौन आएगा आपके, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था दोस्तों? चार्ल्स मेटकॉफ, ओके। और प्रथम रियासत करौली थी और अंतिम रियासत थी सिरोही, ओके। याद रख लेना, 1817 पहली और 1823 अंतिम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली रियासत अपने कोटा थी दोस्तों। कोटा के शासक थे महाराव उमेश सिंह, और इन्होंने दिसंबर 1817 में ही संधि कर ली थी, ओके। संधि क्यों हुई, किस किस के बीच हुई, तो राजाओं और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, सीधी सी बात है। कारण क्या था, उस समय राजस्थान में मराठा और पंडारियों ने आक्रोश मचा के रखा था। वो लूटपाट करते थे और टैक्स वसूला करते थे राजाओं से। इस वजह से मराठाओं व पिंडारियों से बचने के लिए राजाओं ने किन के साथ संध्या की, अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे, तुम हमें टैक्स पहुंचाते रहना टाइम टू टाइम, ओके। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए यहाँ राजस्थान में एक राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना, ठीक है। राजपूताना रेजिडेंसी का क्या किया, गठन, ओके। कब किया? 1832 में। कहाँ किया? अजमेर में, 1832 में, और अजमेर में किया। प्रथम मुख्यालय इसका अजमेर ही था, ठीक है। और ये शीतकालीन मुख्यालय कहते हैं, क्यों? क्योंकि अंग्रेज दोस्तों विदेशी थे, अंग्रेजों को सर्दी लगती थी। क्या लगती थी? सर्दी। तो सर्दी के टाइम पे वो ऐसी जगह रहा करते थे जहाँ गर्मी पड़ती है। तो अजमेर में ठीक ठाक वातावरण होता है, तो अजमेर शीतकालीन मुख्यालय। और उसके बाद 1845 में ये मुख्यालय बदलकर आपके 1845 में मुख्यालय बदलकर माउंट आबू सिरोही कर देते हैं, ठीक है। जब राजस्थान में जिस टाइम पे गर्मी पड़ रही होती है तो ये माउंट आबू में सर्दी के मजे लेने चले जाते थे आपके, ठीक है, एजीजी। तो इनका अगर शीतकालीन मुख्यालय अजमेर हो जाएगा और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय हो जाएगा आपके इनके दोस्तों माउंट आबू सिरोही। जो
राजपूताना रेजिडेंसी का अधिकारी होता था, वो होता था एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। और प्रथम एजीजी कोई था, वो था अब्राहम लोकेट। कौन था दोस्तों? इंपोर्टेंट, अब्राहम लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी के अधीन हुआ करते थे। पीए पॉलिटिकल एजेंट, सबसे ऊपर एजीजी गवर्नर जनरल, उसके नीचे एजीजी और उसके नीचे पीए। तो अपन को पता करना है, यहाँ से 100% एक प्रश्न बनने के चांस होते हैं लगभग, देख लो दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में पीए। मेवाड़ जो रियासत है उसका शासक था स्वरूप सिंह, और मेवाड़ का पीए था मेजर सावर्स। मेवाड़ यानी कि उदयपुर में दोस्तों बहुत सारे जिले, लेक ऑफ सिटी बोलते हैं उसे, जिलों की नगरी, सफेद शहर। तो वहां पर दोस्तों झील ही झील है, तो सावर से नहाएंगे। किससे नहाएंगे? सावर से। तो उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा मेवाड़ का, वो मेजर सावर्स। दूसरे नंबर पे दोस्तों मारवाड़। मारवाड़ में दोस्तों, मारवाड़ की तख्त पर बैठा हुआ है तख्त सिंह। और आप जानते हो दोस्तों, मारवाड़ यानी कि जोधपुर में मौसम बिगड़ा हुआ रहता है, तो अपन क्या बनाएंगे? मौसम। तो मेक मौसम, क्या बनाएंगे? मेक मौसम, यानी कि मेक मौसम। हमें मौसम बनाना है तो मेक मौसम, मौसम की जगह मौसम कर दो। कोटा, कोटा में सबसे इजी है। कोटा का शासक आपके कौन है दोस्तों? राम सिंह सेकंड। और मेजर बटन, मतलब कि कोट अपन पहनते हैं, कोट के बटन होते हैं ना, तो कोटा का शासक पीए, सॉरी, कोटा का पीए कौन हो जाएगा? मेजर बटन। उसके बाद है आपके दोस्तों जयपुर। जयपुर का सवाई राम सिंह सेकंड है दोस्तों, सवाई राम सिंह सेकंड है, और कोटा का राम सिंह सेकंड है। तो आप जानते हो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता में दोस्तों क्रिकेट का एक स्टेडियम है जिसे बोलते हैं ईडन गार्डन। तो वो भी राजधानी, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर में भी एक जयपुर में भी आपके एक ईडन है। वो कौन सा है? पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन। ओके। उसके बाद भरतपुर। भरतपुर का शासक है जसवंत सिंह। भरतपुर का जो पीए वो है मोरिशन। जोधपुर का तो मेक मौसन है, और भरतपुर का मोरिशन। ओके। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या है, यदि कोई पूछे तो बता देना कि अंग्रेजों ने क्या किया 1856 में, कि एक वो जो बंदूक यूज करते थे ब्राउन बेस, उसकी जगह उन्होंने एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दे दी सब सैनिकों को। और बाद में लोग, उन सैनिकों को पता चला यार ये एनफील्ड नामक जो राइफल है ये तो गाय व सुअर की चर्बी से बनती है। और आप सब जानते हो दोस्तों, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुस्लिमों के लिए हराम। कुल मिला के अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। जब इस बात का पता बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में उसके 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे को पता लगता है, तो मंगल पांडे गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्से में 29 मार्च 1857 को वो दो अंग्रेज अधिकारी हुसैन व बग को गोली मार देते हैं। ओके। तो मंगल पांडे हुसैन व बग को गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। अब इन्हें इनाम थोड़ी ना मिलेगा भाई, सजा मिलेगी। तो इनको फांसी हो जाती है 8 अप्रैल 1857 को। वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जब उन्हें पता लगता है ये अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करते हैं, वो गोली मार देते हैं हुसैन व बक को, और 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों बीएसटीसी के लिए ये चीजें, 1857 की क्रांति के समय राज्य में कितनी सैनिक छावनी आती? 6। कितनी? 6। तो इसकी ठीक है, ए नानी ब्याऊ देखे, ऐसे एरिनपुरा, नानी यानी कि नसीराबाद और नीमच, ब्याव से ब्यावर, देखे से देवली, और खे से खेरवाड़ा। और वैसे भी याद रखना, नसीराबाद अजमेर में है, यह सबसे बड़ी छावनी है। देवली टोक में है, सबसे छोटी छावनी है। एरिनपुरा पाली में है, यह मारवाड़ रियासत का भाग था, सर्वाधिक विद्रोह यहीं पर हुआ है। नीमच एमपी में है वर्तमान में, पहले राजस्थान यानी कि मेवाड़ का पार्ट हुआ करता था। और नीमच मध्य प्रदेश में है, और ये सीमांत छावनी है, मतलब सीमा से लगने वाली छावनी है। वर्तमान में राज्य से कहाँ है? बाहर है। ब्यावर अजमेर में है, और दोस्तों ये मेरों की छावनी है। मेर जाति आप सब जानते हो दोस्तों, ठीक है। और इसी वजह से दोस्तों जो अजमेर वाला भाग इसे मेरवाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा। और उसके बाद है छठे नंबर पर खेरवाड़ा। कहाँ पर है दोस्तों? ये उदयपुर में, ये भीलों की छावनी थी। ओके, ठीक, याद रखना। ये देखो यहाँ पर भी ट्रिक लिखी हुई दोस्तों, नानी देखे एब, या ए नानी ब्याऊ देखे, तो ऐसे भी याद कर लो। ना से नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, और ऐसे आपके रिनपुरा, और बसे ब्यावर। ओके। अब प्रश्न बन सकता है आप लोगों से कि 1857 की क्रांति के समय क्रांति कहाँ नहीं हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, ब्यावर व खेरवाड़ा में। कहाँ पर? ब्यावर में और खेरवाड़ा में 1857 का विद्रोह में भाग नहीं लिया, मतलब कि क्रांति नहीं हुई, ब्यावर और खेरवाड़ा। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, ये राजस्थान में सैनिक टुकड़ियां, इसे याद कर लेना। शेखावटी ब्रिगेड है आपके 1835, ठीक है। जोधपुर लीजेन है 1835, और मेवाड़ भील कोरे आपके दोस्तों ये 1834 होगा आई थिंक, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, शेखावटी ब्रिगेड कब का है? 1834। एक बार आप भी चेक कर लेना। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में है। जोधपुर लीजेन 1835, मुख्यालय एरिनपुरा, और मेवाड़ भील कोर का है आपके दोस्तों। और ये देख सकते हो, स्थापना 1841, और मुख्यालय खेरवाड़ा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत में अगर बात की जाए तो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। कब? 10 मई 1857 को मेरठ से,
ठीक है। इसकी सूचना दोस्तों राज्य के एजीजी को 19 मई को मिलती है। कब? जॉर्ज पैट्रिक होता है एजीजी, इसको 19 मई को पता लगता है और इस सभी को आदेश दे देता है 19 मई को कि भाई सभी राजाओं को कि सभी अपने अपने राज्य का ध्यान रखें कि कहीं विद्रोह ना हो पाए। लेकिन राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति का विद्रोह की क्या हो जाती है शुरुआत। तो प्रश्न बन जाए राजस्थान में क्रांति कब हुई? तो 28 मई 1857 कहाँ से हुई? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में। तो नसीराबाद में विद्रोह होता है दोस्तों 28 मई 1857 को। राज्य में सर्वप्रथम विद्रोह होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी जो एक सैनिक टुकड़ी होती है 15वीं एनआई, ये जो 15वीं एनआई टुकड़ी होती है नसीराबाद छावनी की, ये वहां पर विद्रोह कर देती है। ठीक है। फिर बाद में दोस्तों 30वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है वो भी इसमें भाग ले लेती है। होता क्या है दोस्तों, उसका प्रमुख नेता होता है बख्तावर सिंह। कौन? बख्तावर सिंह। ठीक है। वो विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह में वुड व न्यूबरी मारे जाते हैं। पेन्नी एक है, जो पेन्नी को पेन होता है, पेन का मतलब दर्द, तो दिल का दौरा हो जाता है इसको। मेजर पिरजाड़ अंग्रेज परिवार को लेकर ब्यावर चला जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी होता है मेजर पिरजाड़, वो यहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद भरतपुर का विद्रोह, इसको थोड़ा सा याद रखना। भरतपुर का जो शासक था जसवंत सिंह था, वो नाबालिग था। ठीक है। इस तो यहाँ पर ज्यादा विद्रोह नहीं होता है। ठीक है। ओके, इतना याद रखना बस। भरतपुर का शासक कौन था आपके दोस्तों? जसवंत सिंह। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? मोरिसन। नेक्स्ट है दोस्तों नीमच विद्रोह। मैंने बोला नीमच वर्तमान पहले राजस्थान में था, वर्तमान में एमपी में। तो ये सीमांत छावनी है, सीमा से लगने वाली। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कब हुआ दोस्तों? 3 जून 1857 को। अंग्रेज अधिकारी है कर्नल एबोट। ठीक है। प्रमुख नेता है मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। ये क्या करते हैं भाई? कर्नल एबोट को गोली मार देते हैं। ठीक है। नीमच छावनी वाले। अब गोली मारने के बाद नीमच में पता लगता है कि नीमच में भी विद्रोह हो गया। तो 40 अंग्रेज है ना यहाँ से भाग जाते हैं भाई, डर के। 40 अंग्रेज यहाँ से भाग जाते हैं और डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण लेते हैं। ठीक है। और जो वहाँ का आपके नीमच दोस्तों, जो नीमच का मतलब कि नीमच उस समय क्या बोलते हैं, उदयपुर रियासत में आता था, मतलब कि मेवाड़ में आता था। ठीक है। तो जब वहाँ से 40 अंग्रेज भागते हैं तो वहाँ का आप जानते हो उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का, वो था मेजर सावर्स। ठीक है। तो मेजर सावर्स को पता लगता है, तो मेजर सावर्स महाराणा उदय स्वरूप सिंह वहाँ का शासक होता है, उससे बोलता है कि भाई हमारे अंग्रेज अधिकारी भागे, तुम उनकी सहायता करो। तो भाई नीमच के जो अंग्रेज जो परिवार जो वहाँ से भागते हैं जान बचाकर, उन्हें महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है, जो आपके उदयपुर की पिचोला झील के अंदर जग मंदिर महलों में ठहराता है। तो प्रश्न बन जाए 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? तो महाराणा स्वरूप सिंह उदयपुर का। क्या क्या उसने? नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को, ठीक है, पिचोला झील के अंदर शरण दी थी। ओके, याद रखना। और नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने 5 जून 1857 को देवली लूटी। कब? 5 जून 1857 को देवली। और देवली के सैनिक भी दोस्तों इनके साथ ही हो गए। ओके, और दिल्ली चले गए। इतना सा याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए एरिनपुरा छावनी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके पाली में। कहाँ पर? पाली में। और दोस्तों ये मेवाड़ रियासत का भाग हुआ करता था। इसकी एक सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन। ठीक है, मैंने बता दिया आपको जोधपुर लीजियन को 1835, सॉरी हाँ नहीं 1835 है दोस्तों। जोधपुर लीजियन का कब है? 1835। ओके, मेवाड़ भील कोर का है दोस्तों 1845। देख लीजिए दोस्तों, ये रहा 1841 है। आई एम सो सॉरी। तो जोधपुर लीजन का 1835 है, मेवाड़ भील कोर का क्या है? 1841 है भाई, याद कर लेना आप लोग। ओके, चलो उसके अलावा यदि बात की जाए दोस्तों आप लोगों के, जोधपुर लीजन टुकड़ी थी और सैनिक पूर्विया के थे। सैनिक कहाँ के थे दोस्तों? एरिनपुरा में पूर्विया के। कब होते? 21 अगस्त 1857 को। SMT याद रखना। नेता कौन को थे? SMT, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम, ये प्रमुख नेता थे। और इसमें एक चीज याद रखना, प्रश्न बन जाए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो आपके शिवनाथ ने। प्रश्न बन जाए मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो दोस्तों मंगल पांडे ने, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही आपके मंगल पांडे। ठीक है, याद रखना ये बात। और सैनिकों द्वारा माउंट आबू में भी विद्रोह किया गया। ठीक है, और जी जो अपना लॉरेंस था, ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसका पुत्र अलेक्जेंडर इसमें मारा जाता है। ठीक है, एरिनपुरा छावनी के अंदर, ये थोड़ा याद रखना दोस्तों। ओके, उसके बाद एरिनपुरा के सैनिकों के साथ, ठीक है, किसकी मुलाकात होती है? आपके ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, जो कि आउवा के ठाकुर थे। ओके,
अब वो उनके साथ मिल जाते हैं। तो अब जो पाली में 2 युद्ध होते हैं आपके, ठीक है, वो 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है आपके भिथोड़ा का युद्ध। याद रखना दोस्तों, भिथोड़ा कहाँ पर है, प्रश्न यूँ बन जाए तो पाली में। चेलावास का युद्ध, चेलावास भी कहाँ है, पाली में, ठीक है। ये होता है 8 सितंबर को, वो होता है 18 सितंबर को। ओके, याद रखने वाली बात है। किस किस के मध्य, तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, और एरीनपुरा छावनी। और उसके अलावा जो आपके, एक तो बात की जाए उनार सिंह कौन है, जोधपुर का किलेदार है दोस्तों ये। और एक अंग्रेज अधिकारी हिटकोट, और जोधपुर का सेनापति कुशल राज। ओके, इसमें ओनार सिंह मारा जाता है, ये मेहरानगढ़ किले का जो किलेदार होता है ये मारा जाता है। उसके बाद बात की जाए चेलावास युद्ध। चेलावास युद्ध को देखेंगे आप दोस्तों, एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत एरिनपुरा छावनी होती है, और एक तरफ होता है पैट्रिक लॉरेंस, मतलब कि आपके एजीजी, और मेक मोशन पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर का, ठीक है, ये मारा जाता है। तो एक तरफ अंग्रेज होते हैं और एक तरफ आपके भारतीय। तो इसको बोला जाता है गोरे व कालो का युद्ध, क्योंकि अंग्रेज गोरे और अपन काले, इसलिए इसे बोला जाता है गोरे व कालो का युद्ध, ठीक है। ओके, देखो इसमें लिखा हुआ है चेलावास युद्ध को गोरे व कालो का युद्ध कहा जाता है। मेक मोशन का शव आवा दुर्ग के बाहर टांग दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने आवा दुर्ग को दबाने के लिए दिल्ली से किसे भेजा, तो कर्नल होम्स को भेजा। लॉर्ड कैनिंग लगातार 2 युद्ध हार जाता है, एक तो मतलब कि अंग्रेज लगातार 2 युद्ध हार जाते हैं, भिथोड़ा का और चेलावास का। तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल है वो आपके दिल्ली से भेजता है कर्नल होम्स को, भाई कर्नल होम्स तू जा और इस विद्रोह को दबा। और कर्नल होम्स आता है, सबसे पहले 20 जनवरी 1857 को आवों पर अधिकार कर लेता है। और ये 1857 की क्रांति की देवी जो सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर लेकर चला जाता है। सुगाली माता के बारे में आगे चर्चा करेंगे, इनको 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी बोलते हैं। ओके, वर्तमान मेवागढ़ संग्रहालय पाली में है इनकी मूर्ति, खंडित प्रतिमा है ये। चलो, एरिनपुरा के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी गराड़ ने 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में पराजित कर दिया। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप लोगों को बताऊं, एरिनपुरा के छावनी वाले और साथ में आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ये दोनों ने 2 युद्ध किए। पहला भिथोड़ा का, दूसरा आपके चेलावास का। ये युद्ध करने के बाद ये सैनिक दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। और दिल्ली की तरफ जब जाते हैं एरिनपुरा छावनी वाले, ठाकुर कुशाल सिंह तो वहीं रुक जाते हैं एरिनपुरा के। तो अंग्रेज अधिकारी गराड़, ठीक है, 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में जब दिल्ली की तरफ जाते हैं, वहां पर क्या कर देते हैं, इस सेना को क्या कर देते हैं, पराजित, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद सुगाली माता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है, 1857 की क्रांति की देवी है, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है, वर्तमान में मेवागढ़ संग्रहालय पाली में है। ओके, कुशाल सिंह चंपावत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ये कौन है, आवा के ठाकुर है। आवा कहाँ है, पाली में। मारवाड़ की सेना व अंग्रेजों दोनों को संयुक्त रूप से पराजित करने वाला व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, जागीरदार था आवा का। इसका भाई ये पृथ्वी सिंह जब आवा पर युद्ध कर देता है दोस्तों कर्नल होम्स, तो सीधी सी बात है मेवाड़ सहायता लेने के लिए चला जाता है और अपने भाई पृथ्वी सिंह को आवा सौंप देता है, ठीक है। और ये जो आपके कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास शरण लेता है, उसके बाद आत्मसमर्पण कर देता है 1860 को, ठीक है, 1860 को क्या कर देता है, आत्मसमर्पण नीमच में अंग्रेजों के सामने। टेलर कमीशन के तहत निर्दोष साबित, ठीक है, इसके खिलाफ एक कमीशन बैठता है टेलर कमीशन, वो इसको निर्दोष साबित करता है, क्योंकि दोस्तों ये अपने पक्ष में ये बताता है कि भाई मेरी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, मेरी लड़ाई थी जोधपुर के राजा तख्त सिंह के साथ, ठीक है। अब बीच में आप आ गए, सीधी सी बात है, तो ये निर्दोष साबित हो जाता है। इसकी मृत्यु 1864 में उदयपुर में हो जाती है। कोटा का विद्रोह, ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, कब होता है, 15 अक्टूबर 1857 को होता है। ये एक जन विद्रोह है। प्रश्न बन जाए, निम्न में से जनता जन विद्रोह कौन सा था, एरिनपुरा, ठीक है, उसके अलावा नसीराबाद, या फिर आपके बन जाए दोस्तों भरतपुर, या फिर आपके बन जाए दोस्तों कोटा। तो आप बिना देखे कर देना, कोटा का विद्रोह जनता का विद्रोह था। प्रमुख नेता थे जय दयाली वकील थे, और मेहराब खां ये रिसालेदार थे। पॉलिटिकल एजेंट कोटा के बटन थे, यानी कि मेजर बटन। शासक थे महारावल राम सिंह सेकंड, जो अंग्रेजों का सहयोगी था। ओके, राज्य का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष है दोस्तों, इसकी पहले से ही योजना बना के रखी थी कि हमें इस टाइप से करना है, ठीक है। ओके, राम सिंह सेकंड को कैद कर लिया जाता है जनता के द्वारा। यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियां हैं छोटी मोटी, 2 भवानी व नारायण, इसे भी देख लेना। डॉक्टर सेविट कोटम और डॉक्टर सेडलर की क्या कर देते हैं, ये हत्या। डॉक्टर सेविट कोटम और डॉक्टर सेडलर की क्या कर देते हैं, हत्या। ओके, बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। इसके बर्टन के पुत्र होते हैं फ्रैंक व ऑर्थर, ये भी मारे जाते हैं इसमें।
कोटा पर जनता ने 6 माह तक अधिकार किया, ये प्रश्न भी याद रखना। कोटा पर जनता ने कितने माह तक अधिकार किया? 6 माह तक। कोटा को विद्रोह के दबाने के लिए कौन आया? तो ये रॉबर्ट्स आता है। कौन आता है दोस्तों? रॉबर्ट्स। ठीक है, रॉबर्ट्स को आप जानते होंगे दोस्तों, जिसने नारनौल हरियाणा में एरिनपुरा वाले को हराया था। मैं आपको बता देता हूँ यदि आपको याद नहीं हो दोस्तों, ये नहीं है दोस्तों, वो अलग था। ठीक है, वो मामला अलग था, वो गराड था, है ना। ये राम एरिनपुरा के सैनिकों को अंग्रेज अधिकारी गराड ने हराया था। ठीक है, और आपके आवा में होम्स ने। ओके, ये अलग था, थोड़ा इसको याद रखना। फिर भी मैं आपको बताऊंगा बीच में याद आते ही कि इसका मैटर क्या था। चलो इतना सा याद रखना आप लोगों को कि कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए कौन आता है दोस्तों? रॉबर्ट्स। कौन? रॉबर्ट्स और मदन पाल। और कौन आता है दोस्तों? करौली का मदन पाल भी आता है दोस्तों, याद रखना। अंग्रेजों की सहायता किसने की? तो करौली के मदन पाल ने भी की थी। 30 मार्च 1858 को कोटा पर ये अधिकार कर लेते हैं दोनों। ओके, मतलब कि जनता की जो जनता के पास था जनता से छुड़ा लेते हैं, और जयदयाल व मेहराब खां को इनका इनाम मिल जाता है, मतलब कि फांसी। एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी है दोस्तों मेहराब खां, आपके कोटा के विद्रोह में। ओके, उसके बाद मदन पाल को उपाधि देते GCI की। कौन सी उपाधि दी गई? GCI की। क्यों? कि अंग्रेजों की सहायता की, और 17 तोपों की सलामी दी गई इसे। ठीक है, इसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। बाकी छोटे मोटे धौलपुर का विद्रोह, शासक याद कर लेना दोस्तों, भगवंत सिंह था, और प्रमुख नेता था देवा गुजर। उसके अलावा 1857 का विद्रोह का एक क्रम देख लो। नसीराबाद का विद्रोह 28 मई, भरतपुर का विद्रोह 31 मई, नीमच का 3 जून, देवली का 5 जून, अजमेर जेल विद्रोह 9 अगस्त। ये याद नहीं रखना है, जो मैंने बताया वो मुख्य आप लोगों को 6 सैनिक छावनियां है, उसमें से 2 को छोड़ देना। ठीक है, जहां पर क्रांति नहीं हुई है आप लोगों के। ठीक है, और बाकी सबको पढ़ना है आपको। ठीक है, ओके। टोंक का याद रखना दोस्तों, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था। कौन था? वजीरुद्दौला। ओके, ये अंग्रेजों का सहयोगी था, लेकिन इसका जो मीर आलम का मामा था, ठीक है, वो इसका विद्रोह कर रहा था। ठीक है, सेना का नेतृत्व कर रहा था। थोड़ा थोड़ा याद रखना। तात्या टोपे के बारे में याद रखना, राजस्थान में तात्या टोपे की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं। प्रथम बार 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राजस्थान में, दूसरी बार आते हैं 8 दिसंबर 1857 में बांसवाड़ा में। ओके, वास्तविक नाम है इनका रामचंद्र पांडुरंग। किसका? तात्या टोपे का। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। ये ग्वालियर के प्रमुख नेता है, नाना साहब के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे दो तात्या टोपे। आपने रानी लक्ष्मीबाई के नाटक में भी देखा हुआ। 2 बार राजस्थान आए। ओके, प्रथम बार जब ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा आते हैं तो कुवाड़ा का युद्ध होता है भीलवाड़ा के अंदर, तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में। हाँ दोस्तों, ये वही रॉबर्ट्स है, मैंने बताया ना, जो आपके कोटा में आया था दोस्तों सहायता करने के लिए। ठीक है, कोटा को छुड़ाने के लिए, ये वो है। ओके, तात्या टोपे इसमें पराजित होता है, हार जाता है। फिर इसके बाद मैंने बोला बांसवाड़ा आता है, जब सीकर का युद्ध होता है। ठीक है, 31 जनवरी 1859 को तात्या टोपे व कर्नल होम्स के मध्य। ये वही होम्स है दोस्तों, ठीक है, जिसने आवा पर आक्रमण किया था। ओके, तो इसमें भी ये हार जाता है। तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राज्य की सभी रियासतों में जाते हैं। तात्या टोपे अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास नरवर एम्पायर में गए, लेकिन मानसिंह नरूका इसके साथ विश्वासघात कर देता है, और तात्या टोपे को जो नरवर के जंगलों से गिरफ्तार करवा लेता है। ठीक है, करवा देता है। ओके, फांसी दी जाती है 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को, शिवपुरी एमपी के अंदर सिंधिया महल में। ठीक है, शिवपुरी एमपी में सिंधिया महल में। इसकी आलोचना किसने की? मेजर साउस ने। इंपोर्टेंट बन जाता है कि तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी, इसकी आलोचना किसके द्वारा की गई? मेजर सावर्स के द्वारा। ओके दोस्तों, ये आपका जो पोर्शन है, ठीक है, 1857 की क्रांति वाला, ये खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे आप लोगों के राजस्थान के किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान के किसान आंदोलन ये रहे। ठीक है, अपन को इसमें मुख्य देखना है, ज़्यादा डिटेल में ही जाना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया है, उतना ही पढ़ेंगे जितना BSTC में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक मुख्य आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन है दोस्तों। कौन सा? बिजोलिया। और उसके अलावा बेंगू। कौन सा? बेंगू और बूंदी। ये 3 तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अलवर, बीकानेर, शेखावटी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उन्हें देख लेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो इसका अंदर ज़्यादा नहीं देखना है आप लोगों को, इतना सा देखना है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है आप लोगों को। ओके, इतना देख लेना है। बिजोलिया कहाँ है? मेवाड़ रियासत में, वर्तमान में भीलवाड़ में। ठीक है, आंदोलन किसने किया था? धाकड़ जाति के किसान आंदोलन ने। ओके, इसके संस्थापक कौन है बिजोलिया के? अशोक परमार, जगनेर भरतपुर में। खानवा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था दोस्तों, याद रखना इस बात को भी। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन है? अगर प्रश्न बन जाता है तो याद है दोस्तों, ये करके आ जाना, विजय सिंह पथिक। क्या करोगे? राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। अब प्रश्न बन जाए दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो साधु सीताराम दास।
क्योंकि विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से दूसरे चरण में जुड़े थे। कितने? दूसरे चरण में। और शुरुआत का प्रथम चरण में जो मुख्य नेता थे वो साधु सीताराम दास थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक होंगे साधु सीताराम दास। और प्रश्न साधु सीताराम दास वहां ना हो और प्रश्न बन जाए बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है, तो आप विजय सिंह पथिक करके आ सकते हो। चलो, बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों कब से कब तक, तो ये याद जरूर रखना 1897 से लेकर 1941 तक। ये तो याद रखना ही रखना है दोस्तों, कब से कब तक है? 1897 से लेकर ये 41 तक है। कब तक? 41 तक। ओके, बात की जाए इसमें इंपोर्टेंट क्या है, तो दोस्तों याद इतना सा रखना आप लोग इसके अंदर कि प्रथम चरण के अंदर कृष्ण सिंह नामक एक सामंत है ना दोस्तों, 1803 में किसानों पर चौरी कर लगा देता है। ठीक है, तो चौरी कर कब लगाया गया? तो 1903 में। कब? 1903 में। कब लगाता है? 1903 में। कौन सा कर लगाता है? चौरी कर, ये याद रखना। ओके, चौरी कर क्या है? किसानों को अपनी पुत्री के विवाह पर देना होता है। किसान यदि अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं चौरी कर। उसके अलावा इसमें इंपोर्टेंट क्या है? 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। कौन? और नया बनता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कामा भरतपुर का। ठीक है, ये तलवार बंधाई कर लगा देता है। ओके, 1906 में। 1903 में आपके चौरी कर और 1906 में तलवार बंधाई कर। ओके, उसके बाद इतना ही याद रखना, इसके अलावा नहीं। और उसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण है, इसके अंदर विजय सिंह पथिक जुड़ जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बन चुका है बहुत बार, विजय सिंह पथिक। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन से चरण में जुड़े? दूसरे। इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, क्या नाम था इनका? मूल नाम भूप सिंह गुर्जर। ये राजस्थान क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ सशस्त्र क्रांति के दौरान राजस्थान में अजमेर में आए थे। कब आए थे? सशस्त्र क्रांति के दौरान। 1857 संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, राज बिहारी बोस और सचिंद्र सयाल सशस्त्र क्रांति करते हैं, इसमें इन्हें आमंत्रित करते हैं। तो ये विजय सिंह पथिक अजमेर आते हैं। सहयोगी कौन थे? गोपाल सिंह खरवा। ओके, किसके? पथिक जी के। अंग्रेजों ने पथिक व गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ जेल में कैद कर दिया। ठीक है, और बेचारे गोपाल सिंह खरवा की तो जेल में ही क्या हो जाती है? मृत्यु। टोडगढ़ जेल से फरार हो जाते हैं आपके। ठीक है, विजय सिंह पथिक। ओके, ये भी याद रखना है। ओचडी गांव चित्तौड़गढ़ गए, पथिक ने वहीं अध्यापन शुरू किया। अब इतना से याद रखना दोस्तों। अब मुख्य चीजें, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो 1914 में। वापिस, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1914 में। ठीक है, और ये विजय सिंह पथिक जी ने यहीं से अध्यापन का कार्य स्टार्ट किया। स्थापना 1914 में हुई और संस्थापक कौन थे? हरिभाई किंकर। विजय सिंह पथिक नहीं थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक हरिभाई किंकर थे और विजय सिंह पथिक दूसरे नंबर पे बोल सकते हो। ये स्थापना 1914 में हुई थी। ओके, किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1916 में। किसने की? साधु सीताराम दास ने। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में साधु सीताराम दास द्वारा की गई। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब हुआ? 1917 में। गठनकर्ता कौन है? विजय सिंह पथिक। ठीक है, एक पत्रिका कौन सी थी? उपरमाल पत्रिका या उपरमाल डंका। अध्यक्ष कौन थे? मन्ना पटेल। कहाँ पर? बेरीसाल गांव में। ओके, ये भी याद रखना। उपरमाल सेवा समिति पत्रिका है। 1918 में कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन होता है। पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की और निजी सचिव थे महादेव देसाई, वो बिजोली आते हैं। ये याद रखने वाली बात नहीं है, इतना सा याद रखना। पिछली बार बीएसटीसी में प्रश्न बना था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब हुआ? सन पूछा था दोस्तों, तो उसमें था दोस्तों अप्रैल 1919। क्या था? अप्रैल 1919। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों से पूछ सकता है वो कि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1914 में। किसान पंच बोर्ड की 1916 में साधु सीताराम दास। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में विजय सिंह पथिक। ओके, उसके बाद आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919, और उसके अलावा जो द्वितीय जांच आयोग था इसी का ही आपके 1920। चलो छोड़ो, और मुख्य चीजें देखते हैं। इसके अंदर विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, राजस्थान सेवा संघ किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? राजस्थान सेवा संघ के। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछ ले तो 1919 में होती है। ठीक है, 1920 में से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ओके, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? मुख्य विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर। ओके, राजस्थान इसी के अंदर ये पत्रिकाएं चलती थी। राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से 1920 में। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका। उसके बाद जब ये ब्यावर अजमेर में ट्रांसफर हुआ तो वहाँ नवीन राजस्थान 1921 ब्यावर से। उसके बाद 1923 में तरुण राजस्थान, ये भी ब्यावर से। ये याद रख लेना। चलो, उसके आगे बात की जाए दोस्तों, प्रताप समाचार पत्र कानपुर से निकला करता था और संपादक थे इसके गणेश शंकर विद्यार्थी। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों
बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित करना का कार्य इन्होंने किया था, प्रताप समाचार पत्र ने। ओके। और विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी दोस्तों, ये याद रखना, इसे भूलना मत। ओके। इसके अलावा इसके अंदर मुख्य चीजें देखें तो बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन है, राज्य में पहला कृषक आंदोलन है। इतनी सी बातें याद रख लेना, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों, अगर बात देखा जाए तो अप्रैल 1921 से। कब से? अप्रैल 1921 से। कहाँ से दोस्तों शुरू होती है? ओके। उसके अलावा वहाँ मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह थे। वर्तमान में बेंगू कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़। 53 प्रकार के करते दोस्तों यहाँ पर, इतना भी याद नहीं रखना है आप लोगों को, ले दे के इतना याद रखना है। बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो राम नारायण चौधरी पथिक जी के कहने पर। ओके। जागीरदार कौन था वहां का? अनूप सिंह। धाकड़ जाति के लोगों ने आंदोलन किया था, इतना से याद रख लेना। क्या याद रखोगे इसके अलावा? बोल्शेविक समझौता। तो दोस्तों बोल्शेविक समझौता क्या है? अनूप सिंह व रामनारायण चौधरी के मध्य हो जाता है ये। ठीक है, मतलब कि बेंगू वालों के मध्य और अनूप सिंह सामंत के मध्य। लेकिन जो मेवाड़ सरकार है, मतलब कि वहाँ का राजा फतेह सिंह इसे मानने से इनकार कर देता है, इसलिए इसे बोल्शेविक समझौता बोला जाता है। ओके, इतना भी याद नहीं रखना है। इसके अलावा एक आयोग का स्थापना होती है, ट्रेंच आयोग, ये याद रखना। इसमें गोविंदपुरा गांव हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो याद रखना दोस्तों, बेंगू। किससे? बेंगू से। ओके, चलो इसमें याद रखोगे दोस्तों, गोविंदपुरा गांव हत्याकांड कहाँ हुआ? तो भीलवाड़ा में। कब? 13 जुलाई 1923 को। किसानों की सभा पर दोस्तों ये ट्रेंच नामक व्यक्ति ये क्या कर देता है? गोलियां चला देता है। इसमें रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। गिरफ्तार कर लिए जाते विजय सिंह पथिक। ओके, गोविंदपुरा गांव हत्याकांड भीलवाड़ा है। किसानों की सभा में गोली चलाई ट्रेंच ने, शहीद हुई रूपाजी और कृपाजी धाकड़, और गिरफ्तार कौन है? विजय सिंह पथिक। ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन, इसको बरड़ किसान आंदोलन भी बोलते हैं। बरड़ क्षेत्र में बिजोलिया से सटा हुआ है, गुर्जर जाति के किसानों ने आंदोलन किया था। ओके, वही दोस्तों, आंदोलन तो टैक्स बढ़ने पर ही होते, इतना नहीं देखना है। प्रमुख नेता कौन थे आपके बूंदी किसान आंदोलन के? पंडित नैनूराम शर्मा। ओके, उसमें आप लोगों को दोस्तों आप गोविंदपुरा गांव हत्याकांड याद रखना है। ठीक है। और बेंगू में, बूंदी में याद रखना है डाबी गांव हत्याकांड। कौन सा? डाबी कहाँ हुआ? बूंदी में 2 अप्रैल 1923 को। किसानों की सभा पर इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी क्या चलाता है? गोलियां। इसमें शहीद हो जाते हैं आपके नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। उस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे होते हैं। ओके, कभी कभी प्रश्न पूछे, झंडा गीत गाते समय किस की मृत्यु हुई है? स्वतंत्रता की। तो आपके नानक जी भील के। नानक जी की भील की याद में माणिक्य लाल वर्मा ने एक गीत लिखा, अर्जी गीत। कौन सा? अर्जी गीत। और माणिक्य लाल वर्मा ने पंचड़ा गीत भी लिखा, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन। अलवर में इतना याद रखना, अलवर के जो किसान थे वो जंगली स्वर से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो खड़ी फसल को बर्बाद कर देता था। ठीक है। और इसी के चक्कर में दोस्तों एक आंदोलन होता है कि निमुचना किसान आंदोलन। कहाँ पर? अलवर में, 1923-24 के अंदर। ठीक है। प्रमुख नेता थे माधव सिंह और गोविंद सिंह। इसमें निमुचना हत्याकांड स्पेशली याद रख लेना दोस्तों। अलवर के बानसूर में राजा ने समझाने के लिए 7 मई 1925 को जनरल रामभद्र ओझा को भेजा था, लेकिन ये नहीं समझते, और 14 मई 1925 को किसानों की सभा होती है। पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह वहां पर गोलियां चला देता है। कौन? छज्जू सिंह। ऐसा कहा जाता है 156 किसान शहीद हो जाते हैं और 139 को गिरफ्तार किया जाता है। गांधी जी के द्वारा इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया है दोस्तों निमुचना हत्याकांड को। ओके, और इसको दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गांधी जी ने। ओके, रामनारायण चौधरी ने निमुचना हत्याकांड कहा है इसे, और छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। डायर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मेव किसान आंदोलन, मेवात सत्र अलवर भरतपुर में हुआ। भू राजस्व बंदोबस्त के चक्कर में हुआ था दोस्तों ये। संस्था है अंजुमन खादिमुल इस्लामिया 1932 में। इतना याद रख लेना दोस्तों, मेव किसान आंदोलन के नेता कौन थे? चौधरी यासीन खां। इंपोर्टेंट है बीकानेर किसान आंदोलन। ठीक है, 1930 से 46 के मध्य अनेक कर लगा दी थी, जिसमें आबियाना कर पानी पर लगा दिया गया था। कहाँ होता है? तो दोस्तों ये 4 याद रखना। उदासर गांव ये बीकानेर में है, महाजन ठिकाना ये भी बीकानेर में है। ओके, और थोड़ा ध्यान रखना, दूधवा खारा वर्तमान में चूरू है, और कांगड़ भी शायद वर्तमान में चूरू में है। तो उदासर गांव बीकानेर में, जिसके प्रमुख जो नेता है वो जीवन राम चौधरी। उदासर गांव में जो हत्याकांड हुआ है, ठीक है, ओके, जो ये आंदोलन हुआ है उदासर गांव में, जीवन राम चौधरी। याद रखना ये बात, जीवन राम चौधरी का संबंध किससे? उदासर गांव बीकानेर। दूधवा खारा बीकानेर वर्तमान में चूरू में है।
जागीरदार था सूरजमल। प्रमुख नेता है हनुमान सिंह व मगाराम वेद। ये मगाराम वेद दोस्तों याद रखना अच्छे से। मगाराम वेद कौन है? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक है मगाराम वेद। ओके, तो यही कवर हो जाना चाहिए। भूख हड़ताल कर देते हैं ये जेल के अंदर ही। महिला होती है खेतूबाई, याद रखो तो रख लेना। कागड़ कांड याद रख लेना, बीकानेर का है दोस्तों, वर्तमान में चूरू में 1946 में। ठीक है, गोपाल सिंह ने किसानों पर अत्याचार किया। बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना मानी जाती है कांगड़ कांड। ठीक है, बीकानेर की, राजस्थान की नहीं। उसके बाद शेखावटी किसान आंदोलन, इसके अंदर आपके ध्यान रखना दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। और शेखावटी की 5 जागीरें मल, सीसर, मडावा, बिसाऊ, नवलगढ़, डुंडलोद। इतना भी याद नहीं रखना, इसकी शुरुआत कब हुई तो ये याद रख लेना 1922 सीकर से। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सर्वप्रथम जन जागृति लाने वाले कौन थे दोस्तों? चिड़ावा के गांधी। चिड़ावा के गांधी मतलब कि प्यारेलाल गुप्ता। इन्होंने 1918 में अमर सेवा समिति, किसकी स्थापना की? अमर सेवा समिति के माध्यम से, ठीक है, लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। चिड़ावा का है झुंझुनू में। चिड़ावा के गांधी कौन है? प्यारेलाल गुप्ता। राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना होती है 1931 में। और राजस्थान मीणा महाक्षेत्रीय सभा की स्थापना होती है आपके 1933 में। कब? 1933 में। थोड़ा याद रखना दोस्तों। संस्थापक कौन थे राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा के? ठाकुर देसराज, जो कि भरतपुर के। अधिवेशन होता है इसका पलथाना सीकर में। ओके, चलो भाई। शेखावटी आंदोलन में कटरातल सम्मेलन याद रखना दोस्तों, कहाँ का है? सीकर का है। ये 25 अप्रैल 1934 को। कारण क्या है दोस्तों? ठाकुर के जो ठाकुर थे, एक सीहोर ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है ये। ठीक है, मान सिंह। तो इसके खिलाफ महिला एकत्रित होती है, अध्यक्षता करती है किशोरी देवी, पति इसके हरलाल खर्रा है। और वक्ता होती है उत्तमा देवी, ठाकुर देसराज की पत्नी होती है। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया कटरातल सम्मेलन सीकर के। ठीक है, 25 अप्रैल 1934। कुंदन कांड, ये अच्छे से याद रखना दोस्तों, सीकर में होता है, ये भी अप्रैल 1935 में। कैप्टन वेब ने गोलियां चलाई। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था वो कैप्टन वेब था, ये गोलियां चला देता है। ओके, कौन? कैप्टन वेब। प्रमुख नेता थी धापी बाई। कौन? और इसकी चर्चा होती है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि ब्रिटिश की जो संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां तक चर्चा होती है कुंदन कांड की। और किसकी खबरें चलती है? डेली हेराल्ड, जो कि लंदन का समाचार पत्र है ना, उसमें राजस्थान की इस घटना की क्या खबर छपती है। ठीक है, ओके। सीकर दिवस 26 मई 1935 को मनाते हैं। बाकी छोटे मोटे हैं, आप देख लेना, जयसिंहपुरा हत्याकांड। उसके अलावा आपके खूड़ी गांव सीकर का है। चंडावल सोजत पाली का है। ढाबड़ा कांड ये डीडवाना नागौर का है। ठीक है, इतना से याद रख लेना दोस्तों। अब राजस्थान में हम जनजातीय आंदोलन को देख लेते हैं। मुख्य चीजें इसके अंदर चार में भी 2 ही मुख्य है, भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन। मीणा आंदोलन भी मुख्य है दोस्तों। ठीक है, लसाड़िया आंदोलन में इतना याद रखना, इसका संबंध किससे? संत माऊजी से। किससे? संत माऊजी। कौन? संत माऊजी। लसाड़िया आंदोलन का संबंध संत माऊजी से है। भगत आंदोलन का गोविंद गिरी। एक ही आंदोलन का मोतीलाल तेजावत। मीणा आंदोलन का मुनि मगन जैन सागर का। ठीक है, भगत आंदोलन वागड़ क्षेत्र में होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर बोलते हैं। बिलों में सामाजिक व आर्थिक शोषण होता है। ठीक है, तो ये जो भगत लोग हैं ये आंदोलन कर देते हैं। और प्रमुख जो नेतृत्व करता होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं, मुख्य नेता होते हैं, वो है आपके दोस्तों गोविंद गिरी। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। गोविंद गिरी का जन्म होता है 1858 में बासिया गांव डूंगरपुर में, बंजारा परिवार में। इनका उपनाम है भीलों का गुरु। गुरु मतलब इनके गुरु थे राजगिरी। किसके? गोविंद गिरी के गुरु कौन थे? राजगिरी। इन्हें खुद को लेकिन भीलों का गुरु बोलते हैं। किससे प्रेरित होते हैं? दयानंद सरस्वती से। इनके सहयोगी होते हैं सुरजी भगत। ये मुख्य चीजें। भगत आंदोलन दोस्तों ये क्या करते हैं दोस्तों? 1883 में संप सभा का गठन करते हैं। कब? 1883 में। संप सभा का अर्थ क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, सभी की सभा, भाईचारे की सभा। संप सभा की स्थापना कहाँ की? सिरोही में। किसने की? गोविंद गिरी के द्वारा। प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया? 1903 में। कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। तो प्रश्न बन जाए, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में 1903 को। उसके बाद दोस्तों याद रखना दोस्तों, भगत पंथ कब चला? 1911 में। कब? 1911 में। किसने चलाया? गोविंद गिरी के द्वारा। क्या कारण है? भीलों में जागृति लाने के लिए। ओके, अब याद रखना दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। मानगढ़ आपके बांसवाड़ा में, तो ये बांसवाड़ा के अंदर हुआ। सभा किसकी थी? भीलों की सभा थी। कब? 17 तारीख। 17 का मतलब खतरा होता है, ये भीलों के लिए खतरा का दिन था। 17 नवंबर 1913 को। गोलियां चलाती है मेवाड़ भील कौर। कौन? मेवाड़ भील कौर। मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को, मेवाड़ भील कौर। आप लोगों के याद रख लेना दोस्तों।
1841 था शायद, क्या था 1841। ओके चलो भाई, उसके अलावा बात की जाए आप लोगों के, तो इसके अंदर कितने जने शहीद होते हैं, तो 1520 शहीद होते हैं। गोविंद गिरी आजीवन कारावास, 7 वर्ष बाद आजीवन कारावास की सजा देते हैं इनको, 7 वर्ष बाद रिहा कर देते हैं। अंतिम समय ये गुजरात चले जाते हैं और मुंबई गुजरात के कंबोई में गुजारते हैं। तो इसका उपनाम क्या है आप लोगों के दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड का, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके चलो नेक्स्ट है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन दोस्तों इतना याद रखना, एक ही आंदोलन भोमट क्षेत्र में हुआ, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। भीलों में एकता लाने के लिए एक ही आंदोलन, नाम से स्पष्ट होता है एक ही, यानी कि भीलों में एकता। नेतृत्व करता है या प्रवर्तक कौन है, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में हुआ, कोलियारी गांव में हुआ, उदयपुर के अंदर ओसवाल परिवार में हुआ। झाडोल ठिकाने के कामदार थे ये। इनका उपनाम क्या, आदिवासियों के मसीहा या बाऊजी। एक ही आंदोलन का नारा है ना हाकिम ना हुक्म। शुरुआत 1921 में झाडोल से होती है। एक मांग पत्र तैयार करते हैं मोतीलाल तेजावत, जिसका नाम होता है मेवाड़ की पुकार। इसके अंदर 21 सूत्र होते हैं, कितने, 21 मांगे होती है। ओके चलो भाई, इसलिए इसे 21 सूत्री मांग पत्र बोलते हैं। नीवड़ा हत्याकांड राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है, नीवड़ा हत्याकांड। ओके 7 मार्च 1922 को सभा का आयोजन, ठीक है, मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई जाती है। शहीद कितने होते हैं दोस्तों, 1200 भील। इससे पहले दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील शहीद हुए हैं। ओके 17 नवंबर को, और 7 मार्च 1922 को नीवड़ा हत्याकांड में राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग के अंदर आपके 1200 भील शहीद होते हैं। गोलियां इसमें भी कौन चलाता है दोस्तों, मेवाड़ भील कोर। चलो भाई, मोतीलाल तेजावत इधर की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, आत्मसमर्पण कर देते हैं। गांधी जी की सलाह पर महेंद्र रजा सभा द्वारा रिहा कर दिए जाते हैं। मेवाड़ की संस्था है महेंद्र रजा सभा, ठीक है। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जा सिंह ने इसकी स्थापना की थी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मीणा आंदोलन, ये देख लो, प्रारंभ में डूडा राज्य का शासक था दोस्तों। मीणा 2 प्रकार के होते हैं, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा कृषि करते हैं, चौकीदार मीणा सुरक्षा। ये क्षेत्र जयपुर व शेखावटी के भागों में रहा करते थे। कारण क्या है भाई, मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित कर दी गई 1934 के एक एक्ट के द्वारा, जिसे बोलते हैं दोस्तों क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके अंदर मीणाओं को क्रिमिनल माना। फिर जराइम पेशा कानून आया 1430 में, ठीक है, जिसके अंदर कहा गया 12 वर्ष से अधिक, क्या 12 वर्ष से अधिक भील पुरुषों व महिलाओं का प्रतिवेदन थाने में हाजिरी देना, ठीक है। मतलब की सीधी सी बात है, 12 वर्ष से अधिक जो भी भील पुरुष है, महिलाएं, वो प्रतिदिन थाने में अगर हाजिरी दो। ओके जराइम पेशा कानून के तहत, थोड़ा याद रखना दोस्तों। फिर बात की जाए मीणा आंदोलन, तो 1933 में मैंने बोला था 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई, और बताया था 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। दोस्तों आ चुका है, तो याद रखना इंपोर्टेंट। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। 1944 में नीम का ताना सम्मेलन के अंदर कहाँ हुआ, सीकर में। अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर के द्वारा। मीणा सुधार समिति का गठन करते बंशीधर शर्मा। कौन, बंशीधर शर्मा। 1946 में बगावत सम्मेलन सीकर में होता है, इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं 28 अक्टूबर 1946। 1952 में जराइम पेशा कानून क्या हो जाता है दोस्तों, पूर्ण रूप से समाप्त। लसाड़े आंदोलन का संबंध दोस्तों किससे है, संत माऊजी से है। साबला गांव डूंगरपुर में इनकी जन्मस्थली, डूंगरपुर साबला गांव। कारण क्या है, भूलों में आध्यात्मिकता का संचार करना। ओके ये कार्य करते थे। अब है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण में ज्यादा मुख्य चीज याद रखनी है दोस्तों आप लोगों को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आता है। कब आता है, 1947 में। ओके इसके बाद सीधी सी बात है, ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया जाता है। कब, 4 जुलाई 1947 को। और यहाँ पर भारत के अंदर आप 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना कर देते हो। किसी की अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। सचिव कौन होते हैं, वीपी मेनन। ये जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई को पारित होता है, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में। इसकी धारा 8 कहती है कि कोई भी क्षेत्र या रियासत या केंद्र शासित प्रदेश या तो भारत में मिल जाए, क्योंकि हम भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बना रहे हैं। तुम चाहो तो भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर स्वतंत्र रह सकते हो। लेकिन इसका फायदा उठाया रियासती सचिवालय ने कि स्वतंत्र ऐसे नहीं रह सकते। स्वतंत्र रहने के पीछे आप लोगों के कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। ओके तो केवल वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से अधिक क्या हो, आय, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। इसका मतलब यह है कि कुल मिला के जब तक आपके पास 10 लाख से जनसंख्या अधिक नहीं होगी और 1 लाख करोड़ से अधिक वार्षिक आय नहीं होगी, तब तक आप अलग नहीं हो सकते। मतलब कि आप भारत में मिल जाओगे, पाकिस्तान में मिल जाओगे, लेकिन अलग नहीं हो सकते। इसी राज्य में, ऐसी राजस्थान के अंदर 4 ही रियासतें थी जो 10 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, आय रखती थी।
कौन कौन सी? तो मेवाड़ यानी कि उदयपुर, जयपुर यानी कि डूडाड़, जोधपुर यानी कि मारवाड़, बीकानेर यानी कि बीकानेर के मारवाड़, ठीक राठौड़, याद रखना। तो ये 4 रियासतें थी, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ऐसी 4 रियासतें थी। कोई 3 देकर पूछ ले कि एक कौन सी नहीं थी। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान एकीकरण में शामिल कौन को किसे किसे किया गया? 19 रियासतों को, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने। रियासत, भारत में कुल 565 रियासतें थी, ठीक है, जिनमें से एकीकरण 562 को हुआ। 3 रियासतें जिनका एकीकरण नहीं हुआ वो कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ थी। याद रखना दोस्तों थोड़ा बहुत। राजस्थान में 19 रियासतें थी, इनके फैक्ट पढ़ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के लिए। जो प्राचीन रियासत थी वो मेवाड़ थी 566 ईस्वी में, ओके। उसके बाद आप लोगों के नेक्स्ट है सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 1838 में, ओके। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी रियासत और छोटी रियासत, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ बड़ी और छोटी शाहपुरा भीलवाड़ा है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर और छोटी भी शाहपुरा ही है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा हुआ जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या होगा? छोटा, ओके। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो आपको दिखते पता चल रहा होगा, टोंक 1817। जाट रियासत कौन कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासत कौन सी थी? उदयपुर, 19 तोपों की। किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, याद रखना ये बात। केंद्र शासित प्रदेश, आजादी से पहले भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली, बलूचिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में, और एक अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान में, अपने राजस्थान में। तो अपन राजस्थान का पढ़ेंगे। तो राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इसकी एक अलग विधानसभा हुआ करती थी, ओके, जिसे बोलते थे धारासभा। इसके सदस्य थे 30। मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान 20 श्रेणी राज्य में शामिल ठिकाना था, ठीक है, सॉरी 20 श्रेणी राज्य में शामिल था। और अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों सी श्रेणी में शामिल था। अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी में शामिल था? सी श्रेणी में शामिल था, ओके। मतलब कि 4 श्रेणियां हुआ करती थी। सिंपल में बता दो आप लोगों को, ए बी सी डी, ठीक है। तो बी में आपका कौन था? राजस्थान। सी में कौन था? आपके अजमेर मेरवाड़ा। ए में कौन हुआ करते थे? वह राज्य, वह जगह जिनका सीधा अधीन गवर्नर का हो, ठीक है। और बी में कौन? जहां पर सीधी सी बात है, याद रखना, सिंपल तरीके से याद रख लेना कि आप लोगों के राजा महाराजा रहा करते थे, उनके पॉलिटिकल एजेंट रहा करते थे, सीधा नियंत्रण नहीं होता था राजाओं का। और उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा सी है, ठीक है, और डी में भी था। तो आपको बस इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं, ओके। राज्य में 3 ठिकाने थे, नीमराणा अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, लावा, जयपुर रियासत वर्तमान में टोंक में, ठीक है। सबसे बड़ा ठिकाना पूछे तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा, सबसे छोटा पूछे तो आप लोग याद रख लेना दोस्तों, लावा, ओके। राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत कब हुई? 18 मार्च 1948 को। समापन 1 नवंबर 1956 को। समय कितना लगा? 8, 7, 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितने चरणों में कंप्लीट हुआ आपके? तो आपके एकीकरण कंप्लीट होता है 7 चरणों में। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है दोस्तों, इसका नाम दिया मत्स्य संघ। क्या दिया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किसने दिया? के मुंशी ने, ठीक है। कब? 18 मार्च 1948 को। रियासतें कौन कौन सी? ठिकाना कौन कौन से? ठिकाना नीमराणा है, बाकी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मतलब कि ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। प्रथम चरण में राजधानी क्या थी प्रथम चरण की दोस्तों? मत्स्य संघ की अलवर थी। राज प्रमुख था उदयभान सिंह। प्रधानमंत्री था शोभाराम कुंभावत। उप प्रधानमंत्री था गूगल किशोर चतुर्वेदी या गोपाल लाल यादव। चलो, अलवर के तेज सिंह व दीवान एनवी खरे को गांधी जी की हत्या के तहत नजरबंद कर दिया गया। मान सिंह ब्रजेंद्र का भाई था, झाड़ झंडा खतरे में, ऐसा बोल रहा था। अच्छा, जुगल किशोर चतुर्वेदी दूसरा जवाहरलाल नेहरू बोलते जुगल किशोर चतुर्वेदी को। चलो, राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण नाम था पूर्व राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948। रियासतें कितनी थी? 9, 3, 1 ठिकाना और कुशलगढ़ बांसवाड़ा था। कौन सा? कुशलगढ़ बांसवाड़ा। इसकी हाड़ौती की देख लो, 3 तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, ओके। कोटा, झालावाड़ और बूंदी। देखो हाड़ौती की कौन कौन सी है? कोटा, झालावाड़ और बूंदी। बात की जाए दोस्तों आप लोगों के, एक तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 1 मिनट दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ कौन कौन से? एक तो आपका हाड़ौती आ गया, ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12 को छोड़कर, और एक आपका वागड़ आ गया, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बाकी आप लोगों के 2 है, किशनगढ़ एक तो आना और एक शाहपुरा है। उसके अलावा टोंक है, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक,
ओके, इसे याद रख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दोस्तों, पूर्व राजस्थान संघ, ठीक है, इसके राज प्रमुख थे भीम सिंह, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह वरिष्ठ थे, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे लक्ष्मण सिंह, प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल शाहपुरा के। विशेषता राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ओके, प्रश्न क्या है, विशेषता राजस्थान शब्द का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है दोस्तों, आजादी के बाद अगर बात की जाए एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग लिया जाता है। देखो लिखा हुआ है पूर्व राजस्थान। ओके, इससे पहले तो मरु, कांतर, ब्रजवाड़ा, ठीक है, कुछ भी बोल देते थे, क्यों ना, याद रखना। ओके, उसके बाद चंद्रवीर सिंह, याद रखना, बांसवाड़ा का शासक था। इन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो चंद्रवीर सिंह थे। उसके अलावा दोस्तों शाहपुरा रियासत की आप लोगों के सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी शाहपुरा रियासत ने। राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान संघ। क्या है भाई नाम उसका? संयुक्त राजस्थान संघ। राजस्थान में मेवाड़ को मिला देते हैं, किसको? मेवाड़ को। राजस्थान संघ में किसको मिला देते हैं? मेवाड़ को। मतलब कि दूसरे चरण में किसे मिला देते हैं? तीसरे को, मतलब कि उदयपुर को। तो इसके अंदर विलय होता है एक रियासत का, ओनली उदयपुर का, 18 अप्रैल 1948 को, 1825-18। ओके, इतना सा याद रखना है। उसके अलावा उद्घाटन कहाँ होता है दोस्तों? तो उद्घाटन होता है आपके दोस्तों सिटी प्लेस उदयपुर में। उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके अलावा राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख भूपाल सिंह, उपराज प्रमुख भीम सिंह, उप प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा या मेवाड़ का गांधी। ओके, उसके बाद बात की जाए मास्टर कैप्सूल, तो भूपाल सिंह 1946 में राजस्थान यूनियन की स्थापना की थी। सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण का प्रयास किया गया। भूपाल सिंह ने 20 लाख फ्री ऊपर पेंशन की मांग भी की थी, थोड़ा याद रख लेना। बाकी नेक्स्ट देखते हैं अपन दोस्तों राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण जिसे बोलते व्रत राजस्थान संघ। क्या? 30 मार्च 1949 इसी दिन को अपन राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अंदर 4 बड़ी रियासतें और एक ठिकाना जो कि लावा है उसे मिला लिया गया। वर्तमान में ठोक में है लावा, पहले जयपुर में हुआ करता था। चलो, एक तो जयपुर के मान सिंह मिल गए थे दोस्तों। ओके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जोधपुर के हनुमंत सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कोई शासक थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, और जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। ओके, अब उसके बाद है दोस्तों व्रत राजस्थान संघ। कौन सा व्रत राजस्थान संघ? उसका उद्घाटन सिटी प्लेस जयपुर में हुआ था आपके। ओके, चौथे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। राजधानी जयपुर थी। महाराज प्रमुख कौन थे दोस्तों? भूपाल सिंह, आजीवन करार दिया गया था, और राज प्रमुख भी मान सिंह सेकंड आजीवन। उपराज प्रमुख आपके भीम सिंह थे, हनुमान सिंह थे, प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ओके, प्रधानमंत्री तो वैसे भी याद आ जाएगा दोस्तों आप लोगों को। ओके, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार में याद हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों को जोधपुर के महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह, ठीक है। जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था भाई जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह। ये राजधानी जयपुर, न्याय विभाग, ये थोड़ा बहुत याद रखना, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, आप इस पर थोड़ा ना दे तो ज़्यादा ही सही है। ओके, चलो भाई, जयपुर व जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद की स्थिति घटित हुई। किसको लेकर? जयपुर व जोधपुर को लेकर विवाद हो गया भाई। राजधानी जोधपुर वालों ने बोला जोधपुर, जयपुर वालों ने बोला जोधपुर। तो एक समिति गठित गई जिसे बोलते हैं BR पटेल समिति। इसके अध्यक्ष थे BR पटेल और 2 सदस्य थे TC पुरी और SP सिन्हा। इस समिति की सिफारिश पर जयपुर राजधानी बनाई गई और जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया, ये याद रखना। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में दिया गया, ये भी याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण। पहले चरण में दोस्तों पहले 4 में पहले को मिला दिया तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 5वां चरण, ठीक है, थोड़ा याद रखना। जैसे पहले चौथा चरण है, फर्स्ट पहले चरण को आपने किससे मिला दिया? चौथे को, तो 5वां चरण हो जाएगा। ओके, उसके बाद याद रखना इसका नाम क्या था? उसका नाम व्रत राजस्थान संघ था। अपन ने पहले को इसमें मिलाया तो संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त व्रत राजस्थान संघ। 15 मई 1549 को। अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न यही बना था दोस्तों कि मत्स्य संघ को कब मिलाया गया, ठीक है, तो 15 मई को। किसकी समिति की सिफारिश पर? तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। सदस्य 3 होते इसमें। राजधानी जयपुर थी, वही राजधानी का सारा चीज वही रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाले, ठीक है। राजस्थान एकीकरण का 6वां चरण 26 जनवरी 1950। राजस्थान संघ नाम सिरोही क्षेत्र, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है, और उसके अलावा निवासी गाँव बॉम्बे में मिला लिए गए। मतलब कि आबू व देलवाड़ा को छोड़ दिया, आप सिरोही का जो आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है, नहीं सॉरी, आबू व देलवाड़ा और उसके अलावा निवासी गांव, इनको बॉम्बे में मिलाए गए थे, छोड़कर नहीं, इनको बॉम्बे में मिलाए गए थे। ओके, ये याद रखना। राजधानी जयपुर थी, प्रधानमंत्री थे गोकुल भाई भट्ट,
ठीक है, यही थे क्या प्रधानमंत्री गोकुल भाई भट्ट? बताओ भाई। नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। इस शिरोई के नेता थे गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। इनका गांव था हातल, याद रखना दोस्तों। ओके, हातल गांव का संबंध किससे? गोकुल भाई भट्ट से। प्रश्न बन चुका है, याद रखना दोस्तों। महाराज प्रमुख वही रहेंगे, भूपाल सिंह। अनुचित विलय पर पटेल का कथन है, राजस्थान वालों का गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, हमने दे दिया। और आज प्रमुख कौन है? मान सिंह सेकंड। और आपके मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ओके, 26 जनवरी 1950 अपने प्रदेश को विधिवत रूप से नाम दे दिया गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को कानून संविधान लागू हो गया था, इसलिए विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया। हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम सीएम व राज्य के प्रथम मनोनीत सीएम। हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम सीएम थे व राज्य के प्रथम मनोनीत सीएम थे। ओके, सही है। राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण वर्तमान जो राजस्थान है वो है 1 नवंबर 1956 को। आबू व देलवाड़ा और वो 86 गांव और हातल और प्लस अजमेर मेरवाड़ा, इन सब को किसमें मिला लिया गया दोस्तों? अजमेर के अंदर। मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र जो है का जो सुनील टब्बा था, एमपी का जो सुनील टिब्बा है, ठीक है, वो राजस्थान में ले लिया गया, एमपी का सुनील टब्बा। और जो राजस्थान का सिरोंज था वो एमपी में दे दिया गया, मतलब अदला बदली गई। सुनील टिब्बा राजस्थान में आ गया और सिरोंज कहाँ चला गया? आपके एमपी में। किसकी समिति पर ये हुआ दोस्तों? तो फैजल अली समिति की सिफारिश पर ये सारा कार्य हुआ, ठीक है। मतलब कि आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा ये सब मिलाने का कार्य कौन सी समिति? फैजल अली समिति, जो इसे बोलते हैं राजस्थान पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। 1956 में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया, याद रख लेना दोस्तों। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत बीकानेर, शार्दुल सिंह। और राजस्थान की अंतिम रियासत धौलपुर, आपके उदयभान सिंह। ये याद रखना। एक चीज मैं बता दूं, शायद मैं भूल गया, आपके व्रत राजस्थान के अंदर, ये दोस्तों व्रत राजस्थान के अंदर दोस्तों, ये याद रखना, ये रहा दोस्तों व्रत राजस्थान, चौथा चरण। इसमें सारी बड़ी रियासतें आ जाती है ना दोस्तों। तो इसमें एक अलग से पोस्ट क्रिएट की जाती है, महाराज प्रमुख। इससे पहले तो राज प्रमुख था और उपराज प्रमुख था, लेकिन जब भूपाल सिंह जब आ जाते हैं और बड़ी बड़ी रियासतें आ जाती है, मान सिंह बड़े राजा, ठीक है, भूपाल सिंह बड़े राजा मेवाड़ के, तो एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं भूपाल सिंह के लिए, वो है आपकी क्या? महाराज प्रमुख, ठीक है, भूपाल सिंह। ओके, और राज प्रमुख आपके मान सिंह सेकंड। ओके, ये देख लेना, ये मैंने बताना भूल गया था बीच में। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने प्रजामंडल पहले भी, इससे पहले एक पार्ट में क्लियर करवा दिया है, लेकिन ऊपर ऊपर मोटा मोटा मैं बता देता हूं, अगर याद रह जाए, अगर आवाज़ सही कर दो तो इसमें बुराई क्या है। राजस्थान के प्रजामंडल मुख्य आप लोगों को आगे के 5 याद रख लेने दोस्तों। 1931, ठीक है, उसके बाद 2 साल छोड़ दो 34, फिर उसके बाद 1 साल छोड़ दो 36, फिर उसके बाद वापस 1 साल छोड़ दो 37, छोड़ के 38, फिर उसके बाद 39, ठीक है, 39 तक तो याद रखना है, ठीक है। 1931 में जयपुर व बूंदी, ठीक है, कब? 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, बूंदी की भी 31 में। जयपुर के कर्पूर चंद पाटनी है, ओके, और बूंदी के कांतिलाल है, बूंदी के कांतिलाल है दोस्तों, याद रखना, यहाँ गड़बड़ मत कर देना दोस्तों, हो सकती है, क्योंकि बूंदी आंदोलन में आपने पढ़ा है जो प्रमुख नेता थे वो आपके कौन थे? नैनू राम शर्मा। तो याद रखना वो नैनू राम शर्मा नहीं है। ओके, हाड़ौती प्रजामंडल के बोला जाता है दोस्तों पंडित नैनू राम शर्मा को। ओके, मतलब कि कोटा जो प्रजामंडल है ये हाड़ौती लिखा हुआ है, मतलब कि कोटा प्रजामंडल के थे आपके नैनू राम शर्मा। बूंदी के कांतिलाल है, जयपुर के कर्पूर चंद पाटनी। 1934 में मारवाड़ के जय नारायण क्या है? व्यास है। मारवाड़ यानी कि जोधपुर के कौन है? जय नारायण व्यास। और हाड़ौती यानी कि कोटा के आपके पंडित नैनू राम शर्मा। 1936 में धौलपुर के कृष्णदत्त पालीवाल। तो मैंने बोला था कृष्ण पालीवाल नाम का एक ब्राह्मण है जो कि कृष्ण भगवान के मंदिर को धोएगा, यानी कि धौलपुर का कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल। ओके, बीकानेर का मैंने बता दिया दोस्तों, इससे पहले भी कौन है? मगाराम वेद प्रजा, उसके अंदर आपको दोस्तों आंदोलनों में। चलो, उसके अलावा 1938 में शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा है दोस्तों, देखो श आ रहा है, रमेश में श आ रहा है, याद रखना दोस्तों 1938 में, और रमेश में श आ रहा है तो क्या हो जाएगा? शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा। मेवाड़ यानी कि उदयपुर का माणिक के लाल वर्मा, म से मेवाड़, म से माणिक के लाल वर्मा, ये तो याद रहेगा दोस्तों आपको। मारवाड़ का जय नारायण व्यास, मेवाड़ का माणिक के लाल वर्मा। अलवर के कौन है? हरि नारायण शर्मा।
अलवर सॉरी यूपी से टच होता है दोस्तों, वहां पर हरि यानी कि कृष्ण भगवान के मंदिर है, तो हरि नारायण शर्मा। ओके, भरतपुर भी दोस्तों यूपी से टच होता है आपके, तो भरतपुर का गोपीलाल यादव, वहां पे गोपियों के मंदिर है, गोपी रासलीला किया, गोपी कृष्ण गोपी के साथ रासलीला किया करते थे, तो गोपीलाल। कहाँ के? भरतपुर को ब्रजनगरी भी बोलते हैं, याद रखना दोस्तों। ये इतना सा तो याद रख लेना, बाकी आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं पहले कवर करा चुका हूं दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरे 1 घंटे के अंदर आप लोगों की कवर कर दी है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे सुनना है, और जो अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है तो उसे रोक कर पुश करके वीडियो को उसे लिख लेना है। ओके, कुछ चीज़ें जो थोड़ी बहुत अगर में हो सकती है नहीं लिखाई हो, बाकी तो सब लिखाई है, वो देख लेना है। ओके, और आपके 1 घंटे के अंदर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा मैं इतिहास की और मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, डूडाड़, चौहान, इसकी मुख्य चीज़ें बता दूंगा किसी एक वीडियो में 1-2 दिन के अंदर। लेकिन इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो ज्योग्राफी का मैराथन की होगी। 3 घंटे के अंदर मैं पूरी ज्योग्राफी कवर कराऊंगा, मुख्य चीज़ें। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है दोस्तों। और हाँ, जिसने एंड तक वीडियो देखी है उनसे एक प्रश्न है आप लोगों से, ठीक है, एक प्रश्न है आप लोगों से, सिंपल सा प्रश्न है। मेवाड़ का जो संस्थापक है, ठीक है, आप जानते हो दोस्तों, मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? और मेवाड़ में आपके जो एक मंदिर है, मैं बताता हूं आप लोगों को कि सॉरी मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, ठीक है। ये 2 चीज़ें बतानी है आपको। एक तो मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, और उसके अलावा मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, ये बताना है आप लोगों को। ओके, कमेंट में। और हाँ, सब अपने अपने नाम लिख देना, तभी मुझे पता लगेगा आप लोग वीडियो देखते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट तो देखते ही है, लेकिन फिर भी पता नहीं लग पाता, देखते नहीं देखते, ठीक है, देख कर चले जाते हैं। वीडियो को लाइक करके अपना नाम लिख देना, सभी के सभी स्टूडेंट, ठीक है। इतनी गुजारिश है आप लोगों से, नाम लिखने से मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मेरी 1 घंटे की मेहनत आप लोगों के काम आई। यदि कोई गड़बड़ होती है तो मुझे कॉल कर लेना आप लोग, आप सभी के पास मेरे नंबर है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिशन 2020 की तरफ से आपको 28 तारीख की शुभकामनाएं।